हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चा पार्टी, जैसे कि हमने बाकी सारे चैप्टर्स 3 to 4 पार्ट्स में ख़त्म किए हैं, कुछ चैप्टर्स में हमें 5 या 6 पार्ट लगा है। हो सकता है चैप्टर 8 में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे और कुछ ज़्यादा पार्ट्स बने, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, प्लस इसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि एक भी पॉइंट मिस ना हो, और अगर आपको एमसीक्यू में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो मेक श्योर यू स्टडी दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। सो जैसा कि चैप्टर 1 में हमने ऐसे 200 डिस्कस किया है, वो एक्सप्लेन करता है ऑडिटर को कि ये ऑडिटर के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो कंप्लाई करे विथ लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन एडिशन टू एसेस। आपको ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो करना है, साथ में आपको कंप्लाई करते हुए चलना है हर एक लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ जो एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर एंटिटी पे और उस एंटिटी की ऑडिट पे। जनरली ऐसा होता है ना, ये जो हमारे एसेस बनाए गए हैं वो इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, बट कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और एसेस के बीच का जो डिफरेंस है वो रिलेट करें ओनली टू द लेआउट एंड वर्डिंग। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी एसेस हैं वो इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। मीन्स आपको प्रोसीजर में कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा काम कर रहे थे वैसे ही करना है। बस डिफरेंस इतना है कि अभी तक जो अपन ऊपर पैराग्राफ 3.1 में पढ़ के आए थे ना, जो भी हेडिंग्स हम शो करते हैं, पहले हम टाइटल बताते हैं, फिर एड्रेसी बताते हैं, देन ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, अदर इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। हो सकता है आपका लॉ ये बोले कि इस पर्टिकुलर वे में मत बनाओ ऑडिट रिपोर्ट को, और वो कुछ अपने अलग से पॉइंट्स बताएं जो कि मिनिमम एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट होनी चाहिए, दैट इज़ वो तो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होने ही चाहिए। तो जब ऐसा कोई सर्कमस्टांस अराइज होगा, उस केस में हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरा 3.1 में, उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे। पैरा 3.1 में हमने क्या पढ़ा है, अगेन रिपीटिंग, जो हमने कल की क्लास में कवर किया था। ऑडिट रिपोर्ट में लिखने वाली जो भी हेडिंग्स है, टाइटल, एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, अदर इन्फॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल। अब जैसे उसमें एक पॉइंट था की ऑडिट मैटर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आप की ऑडिट मैटर ही नहीं शो करोगे, जिस वे में आपको आपका लॉ और रेगुलेशन बोल रहा है आप उस वे में शो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द रिक्वायर्ड ऑर्डरिंग ऑफ द ओपिनियन एंड द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन डिड नॉट अप्लाइड। अब ये तो जो एग्जाम्पल दिया है इसको आप पहले नीचे दिए गए पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही समझ आएगा। अब हम ये अप्लाई कब करते हैं, जब ऐसे की दी हुई रिक्वायरमेंट और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से मैच ना हो रही हो, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। बट अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से किसी भी लॉ रेगुलेशन का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है हमारे एसेस के साथ, तो उस केस में जो हम पैरा 3.1 में पढ़ के आए हैं उसी बेसिस पे हम लेआउट करेंगे और वर्डिंग करेंगे हमारे ऑडिट रिपोर्ट की। और अगर ऑडिटर रिक्वायर्ड है बाय लॉ और रेगुलेशन की वो यूज़ करे कोई स्पेसिफिक लेआउट या वर्डिंग्स जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले ऑडिटर इस स्पेसिफिक लेआउट से कंप्लाई करेगा। जब वो ऑडिटर रिपोर्ट एट अ मिनिमम ये जो भी एलिमेंट्स दिए हर एक को इंक्लूड करेगी, तब ऑडिटर रिपोर्ट रिफ़र कर सकता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की तरफ। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या स्टेप्स दिए हैं, क्या लेआउट दिया है। सो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद टाइटल, देन एड्रेसी, एंड देन ओपिनियन सेक्शन में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो और वहाँ पे रेफरेंस दो टू द एप्लीकेबल एफआरएफ जिसके बेसिस पे हम प्रिपेयर किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें एज पर एसेस सिर्फ ओपिनियन ड्रॉ करनी थी। अब यहाँ पे हम ओपिनियन तो ड्रॉ करेंगे, साथ में वहीं एप्लीकेबल एफआरएफ क्या था जो हमने यूज़ किया है, जो मैनेजमेंट ने यूज़ किया है, हम वो भी बताएंगे। एंड देन एज पर पैरा 3.1 हम ओपिनियन के बाद बता रहे थे बेसिस फॉर ओपिनियन, बट नाउ here we have to give an identification of the entity's financial statement that have been audited। फिर एक स्टेटमेंट दो कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है एंटिटी का, वो एंटिटी से बाउंड नहीं है किसी भी तरह से, इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट, और उसने बाकी जितने भी अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारी फुलफिल की है।
और ये स्टेटमेंट हम रिफ़र करेंगे टू द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI एंड वेयर एप्लीकेबल, दैट इज़ जहाँ पे गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है तो फिर उसे भी एड्रेस करो। दैट इज़ सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो बताओ कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है क्या कंपनी एबल है टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और अगर किसी भी तरह की जो हमने ओपिनियन दी है वो क्वालिफाइड है या एडवर्स ओपिनियन है जो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, वो भी शो करो। अगर ऐसे 701 एप्लीकेबल है, दैट इज़ की ऑडिट मैटर्स, अगर की ऑडिट मैटर्स एप्लीकेबल है तो वो भी शो करो, या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑडिट जो कि लॉ ने या रेगुलेशन ने प्रेस्क्राइब की है कि आपको वो एड्रेस करनी होगी तो वो शो करो। एंड आफ्टर दिस एक डिस्क्रिप्शन दो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दो जो रिस्पॉन्सिबल है उस प्रिपरेशन को ओवरसाइट करने को, उस प्रिपरेशन को देखने को, चेक करने को। एंड मेक श्योर कि ये जो भी हम डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनमें से कोई भी स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे। एक रेफरेंस दो टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और जो भी लॉ और रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है, और फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाओ ऑडिट को लेके। एंड मेक श्योर कि ये किसी भी तरह से इनकंसिस्टेंट ना हो विद द रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन SA 700 विच इज़ फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड देन तो एट लास्ट जो हमने पहले भी पढ़ा था, ऑडिटर साइन करेगा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर मेंशन करेगा और ऑडिट रिपोर्ट की डेट बताएगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो ये अडानी एंटरप्राइजेस की ऑडिट रिपोर्ट है। स्टार्ट कैसे हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने क्या पढ़ा था, पहले हम टाइटल शो करेंगे, उसके बाद एड्रेसी कौन है तो टू द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। एंड आफ्टर दैट हमारा जो भी ओपिनियन है हम वो बताएंगे। अब ओपिनियन बता दिया, उस ओपिनियन के पीछे बेसिस क्या है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या जो भी ओपिनियन ड्रॉ की गई है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी गोइंग कंसर्न, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न को लेके कोई डाउट नहीं है इसलिए कुछ लिखा नहीं है। फिर उन्होंने बताई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और द मैटर्स शो किए हैं। इन शॉर्ट जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब पूरी की है। अब ये नोटिस किया आपने हर पेज में कौन सी फर्म है, उस फर्म का नाम है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो मेंबर है जो साइन कर रहा है उसका नाम है, उसका मेंबरशिप नंबर है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूडिन, तो उस डॉक्यूमेंट का यूडिन नंबर है, कौन सी प्लेस में रिपोर्ट साइन हुई है, कौन सी डेट को साइन हुई है। आई होप ये देख के आपको ये समझ आ गया कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होती है। अब ये तो मैंने आपको ओरिजिनल एक कंपनी की रिपोर्ट दिखा दी, आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट इज़ टाइटल के साथ, देन किसको इशू की गई है, एड्रेसी, फिर क्या ओपिनियन है, देन बेसिस फॉर ओपिनियन बताएंगे। फिर अगर कोई भी की ऑडिट मैटर है तो हम वो शो करेंगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाएगी। अच्छा, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस मैटर जो भी गिवन है बिकॉज ये एज सच अभी आपके काम का नहीं है, ये बस एग्जैक्ट वर्डिंग्स दी हुई है कि किस वर्ड में आपको चीज़ें शो करनी है। जैसे कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, तो यहाँ पे यही किया है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऑब्टेन करें रिजनेबल एश्योरेंस, उसके बेसिस पे रिपोर्ट इशू करें। फिर हमने ये पढ़ा था कि हम ये बताएंगे कि जो रिजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल एश्योरेंस होती है बट श्योर शॉर्ट गारंटी नहीं होती है। फिर अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट है तो वो अराइज हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब मैंने ये क्यों बोला कि ये पढ़ा के अभी टाइम वेस्ट है, ये आपको ऑलरेडी आता है। तो आ जाओ पेज नंबर 17 में। ये देखो क्या पढ़ा हमने उस पैराग्राफ में, सबसे पहले क्या दिखाया है, ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये बताया कि जो रिजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल है, गारंटी नहीं है। फिर ये बताया कि मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो चलो आ जाओ वापस अपने टॉपिक में। सो हमने देखा था ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमने फर्दर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है, ये भी पढ़ा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आइडेंटिफाई एसेस करें, रोम ऑब्टेन करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसी से अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं वो चेक करें, फिर मैनेजमेंट का यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करें, वो सारी चीज़ें शो की गई है। देन कम्स अवर अदर मैटर्स,
रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो एज इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया था तो इसके बारे में अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अभी ऊपर जितने भी पॉइंट्स की मैंने सिर्फ हेडिंग पढ़ाई है, एक बार अपने साइड से पैराग्राफ रीड करके देखना, और अगर नहीं समझ आए, एक भी चीज़ ना समझ आए तो आप बोल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आप वहाँ के बता सकते हो। आई विल एक्सप्लेन ऑल द पैराग्राफ्स, ओके, बट एक बार पहले खुद से पढ़ के देखो। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम ऑडिट मॉड्यूल से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बट ये टॉपिक ऐसा है ना जिसको पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ और चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, वरना आपको उतने सही से ये चीज़ समझ नहीं आएगी। जैसे इसमें यूज़ हुआ है कारो 2020 का, फिर यहाँ पे हम रिपोर्टिंग देने वाले हैं एज़ पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो अगेन बहुत से लोगों को ये क्या है ये नहीं पता होगा, इसलिए फॉर नाउ हम इस टॉपिक को छोड़ के पहले आगे जो भी इसके बारे में डिटेल दी हुई है वो पढ़ते हैं। दैट इज़ हम कारो रिपोर्ट समझेंगे, कंपनीज एक्ट के द्वारा दिए गए वो सेक्शंस जो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करने के बाद लास्ट में ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ 5th कॉन्सेप्ट पे, जो है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसके बारे में बात करता है ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू इशू एन एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 700, जो है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज़ ऐसे 705 के हिसाब से ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करे जब वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहा होगा एज पर ऐसे 700। और ये रिक्वायरमेंट कब आती है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल ही कब होती है, जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हो रहा है ऑडिटर की ओपिनियन का, दैट इज़ ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहा। अब ऑडिट रिपोर्ट में अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, बट अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो वहाँ पे एंटर करता है आपका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। अभी ऊपर जब एक ऑडिट रिपोर्ट देख रहे थे तो वहाँ पे देखा था ना अदर मैटर पैराग्राफ। फिर अगर याद हो तो अभी हमने एक कंपनी की रिपोर्ट देखी, वहाँ पे हमने एक ओपिनियन क्या पढ़ा था, क्वालिफाइड ओपिनियन, और वहाँ पे अदर मैटर दिया था। तो अगर आपकी रिपोर्ट में आपकी ओपिनियन में मॉडिफिकेशन है तो वहाँ पे अब एंटर करता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। अब ये मॉडिफिकेशन हो सकती है 3 तरीके से, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऐसे 705 इस चीज़ से भी डील करता है कि किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट अफेक्ट होगा जब ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एक मॉडिफाइड ओपिनियन। सर्कमस्टांसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ रिक्वायर्ड, ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस होती है, सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हो, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करते हो। या तो ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो भी ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री नहीं है मटेरियल में स्टेटमेंट से, या वो एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। दोनों ही केस में हम मॉडिफाई कर देंगे अपनी ओपिनियन को। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव होती है कि वो क्लियरली एक्सप्रेस करे एक अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन। अब आप घुमा फिरा के नहीं बताओगे कि अच्छा तो है रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही जा रही है, बट अगर ये चेंजेस हो जाए तो सही नहीं। अगर चेंजेस करने हैं तो डायरेक्ट बोलो हाँ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करनी है। और ये कब नेसेसरी होता है, जब ऑडिटर कंक्लूड करे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन किए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री नहीं है मटेरियल में स्टेटमेंट से, या वो ऑब्टेन ही ना कर पा रहा हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिसके बेसिस पे वो कंक्लूड कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वो फ्री है या नहीं फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने सर्कमस्टांसेस समझ ली, ऑब्जेक्टिव समझ ली। नाउ व्हाट इज टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन कब देता है, जब ऑडिटर ने ना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया और उसके बेसिस में उसने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है। दैट इज़ मटीरियल तो है मिसस्टेटमेंट बट परवेसिव नहीं है। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है, अफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट। अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट दिख रही है तो उसका पॉसिबल अफेक्ट क्या होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब ये जनरली मिसस्टेटमेंट्स ऐसी होती है ना, जो अगर मान लो आपको डेटर से रिलेटेड कोई मिसस्टेटमेंट दिख रही है,
और वो गलती ऐसी है कि अगर ये गलती हो रही है ना तो कल को तो आपका बिजनेस जाके बंद ही हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये ऐसी कोई मिस्टेक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल पे अफेक्ट कर रही है, किसी एक सिर्फ डेटर के एलिमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही, उसे हम बोलेंगे परवेसिव। तो सबसे पहला, जब आप ऐसे ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करते हो जो बताते हैं कि मिसस्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, तब क्वालिफाइड ओपिनियन। पर हो सकता है आप ऑब्टेन ही ना कर पा रहे हो एविडेंस, फिर भी एट लास्ट आप कंक्लूजन में क्या पहुंच रहे हो कि जो भी पॉसिबल अफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन अनडिटेक्टेड में स्टेटमेंट का, वो मटेरियल तो हो सकता है लेकिन वो परवेसिव नहीं होगा। इन शॉर्ट, अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट है, आप चाहे डिटेक्ट करो या ना करो, अगर आपको लग रहा है कि वो मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। वहीं आपने जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया तो वो ऑब्टेन करने के बाद आपको पता चल रहा है कि अरे ये तो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो उस सिचुएशन पे आप अपनी ड्रॉ करते हो एडवर्स ओपिनियन। अब देखो यहाँ पे तुम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो या ना करो, अगर ये इस कंक्लूजन में पहुँच रहे हो कि मटेरियल तो है पर परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। वहीं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया और फिर इस कंक्लूजन में पहुंचे कि मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो एडवर्स ओपिनियन। अब अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें पता है कि अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की होती तो जो भी मिस स्टेटमेंट है उसका अफेक्ट हमें देखने को मिलता कि वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है, मतलब इससे गंदा क्या ही हो सकता है। तुम्हारे में गलती भी है, ऐसी गलती भी है जो कल को बिजनेस बंद करा सकती है, और उसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास एविडेंस भी नहीं है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, दैट इज़, ऐसे मैग्नीट्यूड के हिसाब से समझो, पहले थोड़ी बहुत गड़बड़ी है क्वालिफाइड ओपिनियन दो, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउट है कि गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पे ऑडिट एविडेंस मिल गया, तुम तो श्योर हो कि गड़बड़ी है, एडवर्स ओपिनियन दो। अब डिस्क्लेमर, ना श्योरिटी हो पा रही है ना कुछ हो रहा है, तुम कोई एविडेंस भी नहीं दे पा रहे हो, ना ढंग से ये प्रूफ कर पा रहे हो कि मेरा स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल नहीं है या परवेसिव नहीं है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आई होप आपको ये समझ आया है। इसे वापस से एक बार पढ़ते हैं। एक ऑडिटर ड्रॉ करता है, एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड ओपिनियन जब वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ले और उसके बेसिस पे वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि जो भी मिस स्टेटमेंट है उसका इंडिविजुअल या एग्रीगेट में जो अफेक्ट होगा वो मटेरियल तो होगा बट परवेसिव नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। या हो सकता है वो ऑब्टेन ही ना कर पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिस पे ओपिनियन बेस करना है, बट फिर भी ऑडिटर उसे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एविडेंस मिल रही है, उसके बेसिस पे वो इस कंक्लूजन में पहुंच रहा है कि जो भी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है अगर वो डिटेक्ट हो भी जाती तो उसका पॉसिबल अफेक्ट मटेरियल तो होता बट परवेसिव नहीं होता। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझो। सुपर डुपर लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑडिट कर रहे हैं यंग ओल्ड एंड एसोसिएट्स। ऑडिट करते वक्त जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, सीए यंग, उसने नोटिस किया कि जो लोन्स हैं उन्हें बाइफर्केट नहीं किया है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स में, और फिर उसे ये समझ आता है ये मिस्टेक देख के कि ये मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। अब ऐसे पॉइंट पे, ऐसे टाइम पे कौन सी ओपिनियन ड्रॉ की जाएगी? क्वालिफाइड ओपिनियन। अब यहाँ पे तो बुक में डायरेक्टली ऐसे ही आंसर लिख दिया है, बट अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो पहले आपको क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्लेन करना होगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उसके बाद आप ये आंसर दोगे कंक्लूजन। देन एडवर्स ओपिनियन, एक ऑडिटर ड्रॉ करेगा, एक्सप्रेस करेगा एडवर्स ओपिनियन जब उसने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पे वो ये कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअल में या एग्रीगेट में बोथ मटेरियल भी होंगे और परवेसिव भी होंगे। अब जो इतने बार परवेसिव परवेसिव पढ़ रहे हो, अब उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो, और ये याद करना है, ये एग्ज़ाम में आता है। Definition of pervasive, a term used in the context of misstatement to describe the effects on the financial statement of misstatement or the possible effects on the financial statement of misstatements, if any, that are undetected due to an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. That is, परवेसिव वो टर्म है जो आपको बताता है, डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है कि क्या अफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मिस स्टेटमेंट का, या क्या पॉसिबल अफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक उस मिस स्टेटमेंट का जो अनडिटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे थे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब इन अफेक्ट्स को हम परवेसिव कब बोलेंगे? जब ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से वो कन्फाइंड नहीं होगा किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दैट इज़, कभी ऐसा होता है ना कि अगर डेटर में कोई मिस्टेक मिल रही है तो वो सिर्फ डेटर में ही मिस्टेक है, वो पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो कन्फाइंड है एक स्पेसिफिक एलिमेंट, एक स्पेसिफिक अकाउंट से। वहीं
कुछ मिस्टेक ऐसी होती है जो छोटी सी छोटी मिस्टेक भी, इंटरनल कंट्रोल में कोई छोटी सी भी मिस्टेक मिल गई, आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी भी स्टेटमेंट जो आपको मिली है और वो कन्फाइंड नहीं है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट या आइटम से, तो वो परवेसिव होगी। हो सकता है कि वो कन्फाइंड हो एक स्पेसिफिक एलिमेंट से ही, बट रिप्रेजेंट करती है एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भी वो परवेसिव है। अगर किसी ऐसी डिस्क्लोजर को लेके हमें मिस स्टेटमेंट देखने को मिल रही है जो फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ जो यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल है कि आप वो शो करो, अगर उस डिस्क्लोजर को लेके कोई मिस स्टेटमेंट दिख रही है देन उसका भी अफेक्ट परवेसिव होता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। देखो, जो एक्चुअली में फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है ना, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग भी होगा, इसलिए अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देन कम्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक ऑडिटर डिस्क्लेम कब करेगा अपनी ओपिनियन को? जब वो ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है जिस पे वो बेस कर पाए अपनी ओपिनियन को, और ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि अगर हमने वो जो भी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो डिटेक्ट कर ली होती तो उसका पॉसिबल अफेक्ट बोथ मटेरियल और परवेसिव होता। अब एक और सिचुएशन है जब ऑडिटर डिस्क्लेम कर सकता है अपनी ओपिनियन को, जब एकदम एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में, ये जनरली होता नहीं है ना, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि ऐसी कोई सर्कमस्टांस हो जो इन्वॉल्व कर रही हो मल्टीपल अनसर्टेनिटी, मतलब एक चीज़ नहीं, आपको 1000 चीज़ को लेकर डाउट है, अरे ये होगा नहीं होगा पता नहीं, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कल को कंपनी बंद हो जाए, या हो गया तो चलो ठीक है। ऐसे करके 100-150 आपके पास बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे ऑडिटर ये कंक्लूड करता है, नॉट विथ स्टैंडिंग हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ, हम ये ऐसा नहीं कर रहे कि हम छोड़ दे रहे हैं कि हाँ हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है उसे हम नहीं देख रहे, आपने ऑब्टेन चाहे कर ली हो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ईच ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी, बट फिर भी ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके भी ना ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ओपिनियन फॉर्म कर पाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्यों? ड्यू टू द पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ और उनका पॉसिबल क्यूमुलेटिव अफेक्ट। दैट इज़ आपको दिख रहा है कि बहुत सारी ना अनसर्टेनिटीज़ है, ठीक है, और आपको हर एक अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि हाँ ये एग्जिस्ट तो करती है, पर क्या बस इतना पता कर लोगे तो ये बोल दोगे कि नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है क्योंकि ये हर एक अनसर्टेनिटी दिखा रही है? नहीं। अब आप ये चेक करोगे, अगर ये अनसर्टेनिटी कल को सच में ये जो जिस भी चीज़ को लेकर अनसर्टेनिटी है वो चीज़ हो जाती है तो उसका पॉसिबल अफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अब तुम्हारे पास अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग एविडेंस तो है बट तुम ये कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या पॉसिबल क्यूमुलेटिव अफेक्ट पड़ेगा, तो क्या ओपिनियन ड्रॉ कर पाओगे? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी ऑडिटर डिस्क्लेम करता है अपनी ओपिनियन को। अब इसको ना अपने थॉरो रिवीजन के लिए ये एक चीज़ लिखवा रही हूँ, उसे अपनी कॉपी में कहीं पे लिख के रख लो। एक टेबल बना लो, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल भी है परवेसिव भी है, मटेरियल है परवेसिव नहीं है, मटेरियल भी है परवेसिव भी है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो। अब चाहे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो या ना करो, ये पता है कि मटेरियल है परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ली जो बता रहा है कि मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। एडवर्स, ना तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहे और ये भी पता है कि मटेरियल भी है परवेसिव भी है। डिस्क्लेम, इसको ना अच्छी तरीके से लिख के टेबल जैसे बना के अपनी कॉपी में रख लो, इसके बाद आपको कभी डाउट ही नहीं होगा इस टॉपिक में। पॉज करके इसे लिख लो, ओके। नाउ विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट? द डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहले तो क्या नेचर है उस मैटर का जो राइज दे रहा है उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन को। दैट इज़ कि आपने ऐसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए जो ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है मटेरियली, या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड, और नहीं है ना, एंड इसके साथ ऑडिटर का क्या जजमेंट है अबाउट परवेसिवनेस ऑफ द अफेक्ट ऑफ पॉसिबल अफेक्ट ऑफ मैटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी ना, वही टेबल यहाँ पे गिवन है। मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए या नहीं किए, कोई भी केस हो, मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, आंख बंद करके क्वालिफाइड। मटेरियल और परवेसिव दोनों है बट एविडेंस मिल गया है, एडवर्स एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, डिस्क्लेमर।
Consequences of an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement. जब आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे तब तो लिमिटेशन लगाई नहीं गई, बट एक बार जब आपने एक्सेप्ट कर ली उसके बाद अब मैनेजमेंट आ रहा है अपनी लिमिटेशन उठा के, नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, नहीं आप वो नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली उसके बाद ऑडिटर को पता चलता है कि मैनेजमेंट इम्पोज कर रही है कुछ ऐसे लिमिटेशन अपने ऑडिट की स्कोप में जिसकी वजह से ऑडिटर को लग रहा है कि उसको आगे जाके क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में पहले तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि आप रिमूव कर दो लिमिटेशन को। और अगर आपकी इस रिक्वेस्ट को मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं हम तो नहीं रिमूव करेंगे लिमिटेशन को, तो ऐसे केस में ऑडिटर जाएगा TCWG के पास, लेकिन तब जब मैनेजमेंट और TCWG दो अलग पार्टीज़ हैं, दो अलग लेवल है मैनेजमेंट की, दैट इज़ TCWG भी इन्वॉल्व नहीं होगी मैनेजमेंट के साथ, तब ऑडिटर जाएगा इस चीज़ को कम्युनिकेट करने को TCWG के साथ और ये चेक करेगा कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है वहाँ पे टू परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। जैसे मान लो आपको डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेने मना कर दिया, तो आप चेक करो कि क्या यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके भी आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो फिर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा उसकी इम्प्लीकेशंस एज फॉलोस। अब वही आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रही है, आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, और एट लास्ट आप कंक्लूजन में ये पहुंच रहे हो कि जो भी पॉसिबल अफेक्ट हो सकता है इन अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो मटेरियल तो होगा बट परवेसिव नहीं होगा, तो अब यहाँ पे आप क्वालिफाई कर दोगे ओपिनियन। या ऑडिटर को ये समझ में आ रहा है, ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है कि जो भी पॉसिबल अफेक्ट होगा वो मटेरियल भी होगा परवेसिव भी होगा। अब ऐसे केस में क्वालिफाइड ओपिनियन देना तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑडिटर या तो विड्रॉ कर लेगा ऑडिट से अगर प्रैक्टिकेबल है या पॉसिबल है अंडर लॉ और रेगुलेशन, या अगर वो विड्रॉ नहीं कर पा रहा है ना तो वो अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देगा। अब अगर एप्लीकेबल है लॉ रेगुलेशन के द्वारा और ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है, तो ऐसे केस में विड्रॉ करने से पहले ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मैटर को TCWG के साथ रिगार्डिंग जो भी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की गई है ड्यूरिंग द ऑडिट, जो राइज दे सकता है उन मॉडिफिकेशंस को। लेट्स रिवाइज दिस वंस। आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दिए कुछ लिमिटेशन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, तो ऐसे केस में पहले रिक्वेस्ट करो कि आप रिमूव करो इन लिमिटेशंस को। अगर मैनेजमेंट रिमूव कर देती है तो प्रोसीड करो अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ, और अगर वो रिमूव नहीं करती है तो कम्युनिकेट करो TCWG से और परफॉर्म करो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अब ये करके भी आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या पॉसिबल अफेक्ट होगा उसमें स्टेटमेंट का। अब तुम्हें ये समझ आ रही है कि वो मटेरियल तो होगा पर परवेसिव नहीं, क्वालिफाइड। फिर अगर तुम्हें ये समझ आ रही है कि वो मटेरियल भी है परवेसिव, डिस्क्लेम कर दो या विड्रॉ कर लो, जो भी उस सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल हो। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ओपिनियन इज मॉडिफाइड। जब ऑडिटर मॉडिफाई करता है अपनी ओपिनियन को तो वो यूज़ करेगा हेडिंग क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। जो भी ओपिनियन वो ड्रॉ कर रहा है वो उसकी हेडिंग देगा। देन अगर ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन तो ऑडिटर कुछ चीज़ें वहाँ पे स्टेट करेगा एक्सेप्ट फॉर द अफेक्ट्स ऑफ मैटर जो डिस्क्राइब किए गए बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में। यहाँ पे ये स्टेट करोगे कि जब रिपोर्ट की जा रही थी इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, क्या जो है कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है फेयरली हर एक मटेरियल रिस्पेक्ट में, और प्रेजेंट कर रहा है ट्रू और फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, और व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्या है कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है हर मटेरियल रिस्पेक्ट में इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। और अगर ये क्वालिफिकेशन आप कर रहे हो क्योंकि आप ऑब्टेन नहीं कर पाए ऑडिट एविडेंस, तो ऐसे केस में हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेज यूज़ करेंगे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल अफेक्ट्स ऑफ द मैटर फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन। देन कम्स एडवर्स ओपिनियन। अगेन हम सेम चीज़ बताएंगे अगर हम FRF के बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या बताएंगे, FRF के बेसिस पे अगर रिपोर्ट कर रहे हो तो जो एक्म्पेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट नहीं करता फेयरली ट्रू और फेयर व्यू को इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हो तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर नहीं किया गया इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। देन कम्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन को ड्यू टू द इनएबिलिटी
टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तब ऑडिटर ये स्टेट करेगा कि ऑडिटर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है एज सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये स्टेट करो कि ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिसके बेसिस पे वो प्रोवाइड कर पाए अपनी ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अमेंड कर दो अपनी स्टेटमेंट को एज रिक्वायर्ड बाय एस ए 700 जो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट तो हुई है। ये स्टेट करने को कि ऑडिटर एंगेज था ऑडिट में। बेसिस फॉर ओपिनियन, जब ऑडिटर मॉडिफाई करता है ओपिनियन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, द ऑडिटर शेल इन एडिशन टू द स्पेसिफिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय एस ए 700, ऐसे 700 के बेसिस पे तो जो भी अभी आपने ऊपर बताया वो तो बताओगे, साथ में आप और भी कुछ चीज़ें स्टेट करोगे। एज पर ऐसे 700 ना आपको बताना था बेसिस फॉर ओपिनियन, बट अब आप बताओगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो भी अप्रोप्रिएट हो। और विद इन दिस डिस्क्रिप्शन आप इंक्लूड करोगे उन मैटर्स को जो राइज दे रहे हैं इस मॉडिफिकेशन को। अब हो सकता है कोई ऐसा मटेरियल में स्टेटमेंट देखने को मिला हो जो रिलेट कर रहा हो किसी स्पेसिफिक अमाउंट से, तो अब ऐसे केस में ऑडिटर इंक्लूड करेगा अपनी बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में एक डिस्क्रिप्शन और जो भी क्वांटिटी है उसकी फाइनेंशियल अफेक्ट की, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। अगर आप क्वांटिटी उसकी डिफाइन कर पा रहे हो, जैसे डेटर में मिस्टेक दिख रही है, आपको पता है कि यहाँ पे 1 CR की मिस्टेक है, यहाँ पे 1 CR की हेरा फेरी की गई है, तो आप वहाँ पे आप क्वांटिटी शो करोगे। और अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप क्वांटिटी पता कर पाओ, तो आप ये मैटर भी वहाँ पे स्टेट करोगे कि हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में मिस स्टेटमेंट है। और अगर किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट की गई है रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स, तो अब आप उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दोगे कि ये डिस्क्लोजर में कैसे मिस स्टेटमेंट की गई है। जैसे गोइंग कंसर्न में हमने पढ़ा था कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर देती है तो आपको डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है। हो सकता है मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर ना दी हो, तो आप पहले बताओगे कि डिस्क्लोजर में मटेरियल में स्टेटमेंट है, फिर क्या में स्टेटमेंट है, तो आप बताओगे कि उन्होंने शो ही नहीं किया, या उनको एक पर्टिकुलर वे में शो करना था, उन्होंने उस वे पे ना करके दूसरे वे पे शो कर दिया। बट इस पॉइंट में बेसिकली हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्क्लोजर में कुछ मिस्टेक कर दी, आपको बताना कुछ और था, आपने बता कुछ और दिया या गलत वे में बता दिया। अब अगर आपने डिस्क्लोजर ही नहीं प्रोवाइड कराई, तो ऐसे केस में ऑडिटर पहले तो डिस्कस करेगा इस नॉन डिस्क्लोजर के बारे में TCWG से, फिर अपनी बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में नेचर प्रोवाइड कराएगा ओमिटेड इन्फॉर्मेशन की, और अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन एज मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो किया था, अब आप ऑडिट रिपोर्ट में अपनी शो करोगे जो भी ओमिट की गई थी उस डिस्क्लोजर को। और अगर जिस भी तरह का मॉडिफिकेशन आपने किया है वो इस वजह से क्योंकि आप ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाए, तो आप उसके पीछे का रीज़न बताओगे कि क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाए। क्या मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन लगाई थी, क्या सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थी, क्या रीज़न था। और जब ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है एक क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, तो ऐसे केस में ऑडिटर अमेंड कर देगा अपना स्टेटमेंट को अबाउट वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय SA 700। और अगर ऑडिटर डिस्क्लेम कर रहे हैं ना ओपिनियन को, तो अब ऐसे केस में ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स जो ऐसे 700 बोलता है कि आपको शो करना चाहिए वो आप शो नहीं करोगे। और वो एलिमेंट्स क्या हैं? अ रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट वेयर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्क्राइब्ड। आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं डिनोट करोगे। ये 2 एलिमेंट्स आप शो नहीं करोगे जो आपको ऐसे 700 बोल रहा है कि शो करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन अगर आपने अपनी ओपिनियन डिस्क्लेम की है तो आप नहीं शो करोगे। और एट लास्ट, चाहे आपने ओपिनियन एडवर्स दी हो, डिस्क्लेम करी हो, जो भी किया हो, ऑडिटर को डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा कि क्या बेसिस था इस ओपिनियन के पीछे और उनका क्या अफेक्ट था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करो और जो कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ने दिया है उसे पढ़ो, और अगर कोई भी डाउट है तो पूछो। आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।